हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं एन आईआरटीएस ऑफिसर ऑफ बैच 2019 अनन्या कीर्ति जी। मैं स्वागत करती हूँ अनन्या जी आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू सो मच दिव्यांशी, थैंक यू। अनन्या, वी आर वेरी ग्लैड कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं बिकॉज एक एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो दे मस्ट बी वेरी मच अवेयर अबाउट द डिफरेंट सर्विसेज व्हिच यूपीएससी ऑफर्स। उनको ड्राफ्ट में बहुत हेल्प करता है अपनी प्रेफरेंसेस भरने में। सो अनन्या, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर जर्नी एज वेल एज service that you're into, Indian Railway and Traffic Services. So I'll start with my journey. तो मेरे दोनों माता पिता जो है वो पहले से सिविल सर्विसेज में है, वो आईआरएस में है। तो वहीं से मुझे जो है पता चला कि ये क्या चीज़ होती है, क्या सर्विस होती है, क्या काम होता है, और उससे जो है बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे। लेकिन मेरा ज़्यादा मन नहीं था ये एग्ज़ाम देने का। एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। लेकिन धीरे धीरे करके फोर्थ ईयर तक जो है मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज देना है। मैं एक इंजीनियर हूँ, आईआईटी रोपर से मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया है इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैं 2017 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, और उस टाइम तक मैंने सोच लिया था कि मैंने एक्चुअली 3-4 इंटर्नशिप्स की थी। एक मैंने पेन स्टेट में भी इंटर्नशिप की थी यूएस में। तो मैंने अच्छा खासा पता कर लिया था कि प्राइवेट सेक्टर में कैसी नौकरी होती है, रिसर्च में कैसी होता है। और फाइनली मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अच्छा फिट बैठूंगा। तो मैंने इसलिए ये तय कर लिया कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम दूंगा, जो अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि आसान नहीं है, कई साल लग सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो शायद बहुत मेहनती होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, उनका शायद 1 साल में निकल जाता है, बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मैं उतना स्मार्ट नहीं था, मुझे पता है। तो मैं मान के चला कि 3 अटेम्प्ट्स जो है मैं देना चाहूंगा, और ये तीसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन जो है हो गया था। तो मैं 2017 में ग्रेजुएशन मतलब मेरा पास हो गया था मई में, और जून में एग्जाम था। और मैं ऐसे ही चला गया देने, और किस्मत से मेरा प्रीलिम्स निकल गया था उस साल। फिर मैंने मेंस दिया, बट मेंस नहीं निकला। फिर मैंने 18 में जो है अच्छे से प्रिपेयर करके, मतलब मेरा जो पहला ऐसे जो मैंने लिखा था वो मैंने एग्जाम हॉल में ही लिखा था 2017 में। और मेरा एग्जाम सेंटर भी यूपीएससी था। यूपीएससी की बिल्डिंग में ही जो पीछे एग्जाम होते हैं, वहां वहां पे मेरा सेंटर पड़ा था 2017 में। तो मैंने 18 में दिया, उस साल कॉल आया, बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर 19 में जो है मेरा इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में हो गया था। तो यही है मेरी ब्रीफ जर्नी। मेरा ऑप्शन है पॉलिटिकल साइंस। मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस, वो यूपीएससी में ऑफर नहीं होता है, वो ऑप्शनल्स में नहीं है। तो मैंने ऑप्शनल्स पकड़े, 2-3 पढ़े जो मुझे इंटरेस्ट आया, जो मुझे लगा कि हाँ ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ के, और हाँ मार्क्स भी आ रहे हैं। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया। और उसके बाद इंडियन रेलवेज में मैं हूँ अभी। आई एम करंटली अंडरगोइंग माय ट्रेनिंग इन नायर बरोडा as a part of the civil services training. It's a very long training. It's a 1.5 year training. हाँ। सो अनन्या, आपने अभी बताया अपनी जर्नी के बारे में एंड यू पास आउट फ्रॉम आईआईटी रोपर, और जो पहली मोटिवेशन होती है, जो पहली इंस्पिरेशन सिविल सर्विस में आने की थी, वो आपके माता पिता ही थे। आपने बताया कि 4 साल तक यू वर मेकिंग योर माइंड फॉर सिविल सर्विसेज, तो वो ऐसा ट्रिगर पॉइंट क्या होता है कि यस नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फुल फ्लेज्ड, अगर उसके बारे में आप बता सके। ये थोड़ा सा जो है ये आंसर, एक्चुअली मेरे भैया रोपड़ के एसडीएम पोस्टेड थे, माय कजन ब्रदर। तो मैंने देखा कि सिविल सर्विस में कैसा काम होता है, कैसे डायनामिक लाइफ होती है, कैसे प्रोफाइल होते हैं। तो उनके ऑफिस गया था मैं, तो वहाँ पे शिप्स, बोट्स रखी हुई थी थोड़ी। तो उत्तराखंड में फ्लड्स आए थे, तो वो बोट्स पंजाब से उत्तराखंड गई थी। तो ये सारा काम उन्होंने देखा था उस टाइम पे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आर वेरी डायनामिक। तो वही सोच के मैंने दिया था ये पेपर कि लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, डेस्क जॉब नहीं चाहिए, वही सेम प्रोग्रामिंग, वही सेम कोडिंग जो है मुझे नहीं करनी थी। भले उसमें पैसे बहुत थे, माय बैचमेट्स आर अर्निंग वेरी वेरी गुड पैकेज, but they somewhat lack dynamism. They are working in that very small domain. So in civil services, it gives you an opportunity to work in a very wide domain, and it's a very challenging job. At least at the upper level, मे बी लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी मिल गई फिर आराम से बैठेंगे, तो वो तो बिल्कुल नहीं है। द वर्क इज वेरी वेरी हेक्टिक। तो मुझे उसमें भी थोड़ा मजा आता है। तो यही यही वजह थी कि जो है मैंने सिविल सर्विसेज देने का तय किया, और अच्छा लग रहा है। आई क्लियर्ड, तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। है ना, 3 साल लंबी आपकी ये जर्नी थी। मैं थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि
हम मंजिल को तो सेलिब्रेट करते हैं, डेस्टिनेशन को सेलिब्रेट करते हैं, बट आई गेस जो जर्नी है उसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, एंड देन जो डेस्टिनेशन है वो और ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो जो 3 साल लंबी बिल्कुल जर्नी थी, उसके बारे में अगर आप थोड़ा-सा बता सकें? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने 2017 में डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा। तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। तो पहले तो पता ही नहीं चलता था कि न्यूज़पेपर पढ़ना क्या है। उसके अलावा मैंने बहुत सारे टॉपर्स वीडियोस देखे तो थोड़ा आइडिया लगा। उसके बाद मैंने प्रॉपर्ली जो पीडीएफ होती है यूपीएससी की वो पूरी पढ़ी, पूरी एंटायरिटी में पढ़ी कि रूल्स क्या हैं, क्या कंडीशंस हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इज द सिलेबस. You have to read the syllabus, and I think the best way to read the syllabus is directly from the PDF because original sources पढ़ना is always the best choice. तो वहां से मैंने फिर मेरा जो ऑप्शन था मैंने बताया कि है ही नहीं, तो आई टू चेंज समथिंग, कुछ नया पढ़ना था। तो मैंने 3-4 ऑप्शन पढ़े। मैंने आई थिंक सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में जो है उनकी किताबें खरीदी, थोड़ा बहुत पढ़ा, एक एक दो हफ्ते दिए। उसमें से मुझे ये जो है सबसे इंटरेस्टिंग लगा। एंड इफ यू सी आजकल इट्स अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट अगेन. What's happening in Ukraine is very relevant. It might be asked in your mains paper again in political science. So that was a starting, and then I read the standard textbooks. I basically what I did is I went to some toppers book list, and उसमें से जो common intersection मुझे लगा कि हाँ ये किताब सारे toppers recommend कर रहे हैं, तो वो मैंने ले ली और उनको फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। और उससे मैंने ऐसा किया कि एक बार पढ़ के नहीं होगा, you have to read the same material multiple times instead of going for multiple sources that you read once and forget. It's better to concise your sources and read it and revise it multiple times so you can recall it in the exam and write. So that was the basic idea of my preparation. But otherwise, it's a bit lonely. It's a very boring preparation. वही same किताबें, वही लक्ष्मीकांत चले जा रही है बार बार. So that was a bit fatiguing. So this exam is also a test of your mental strength. कि आप कितनी देर तक पढ़ सकते हो, वही same topics, rigorously. Same test papers दे रहे हो आप, same topics are being repeated. So that is the more difficult part. You might see the syllabus is huge, and it is very huge. But it is more tough to revise it than to read it. Same topic पढ़ रहे हो आप फिर. एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये पॉइंट आउट किया कि सिलेबस बहुत बड़ा है। फर्स्ट टाइम आप जब पढ़ते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट भी होती है चीज की, नई चीजें पढ़ेंगे, बट रिवीजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मैं आपसे ही जानना चाहूंगी क्योंकि तीसरे अटेम्प्ट में यू क्लियर द एग्जामिनेशन, तो रिवीजन साइकिल प्लस नॉलेज इन्हांसमेंट साइकिल वो कैसे साइमल्टेनियसली चल रही थी? बिकॉज एक बार दो बार अगर क्लियर नहीं होता है तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स और कंसिस्टेंसी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स थी? बिल्कुल बिल्कुल, this happened with me. So 2017 attempt was not a very serious attempt. ऐसे लोग बोलते हैं ना मेरे 2 serious attempts हुए हैं, तो so but I did try my best. I finished all the papers in GS. बहुत बुरा लगता है यार अगर क्लियर नहीं हो, you feel really bad. Especially in this exam, which is so coveted, everybody knows about this. When you're given this exam, a lot of people know that you're writing. और then they call you, क्या result आया है, क्या हुआ? That is very, very painful. So my personal advice is if you're preparing, keep it quiet. Don't tell anybody. Maybe tell your parents and a very small friend circle that will keep you motivated. Don't tell everybody. जब हो जाएगा तब बताना. That was I think the biggest thing. And yes, if you don't clear through, you should be very certain because the seats are limited. And a lot of people are competing, and everybody is working very hard. Maybe somewhere you fell short, maybe luck nahi chala, maybe aapke preparation mein kami reh gayi or something or the other. So you have to take it like a soldier and prepare again and give another attempt if you have it. So that is the only way. I'm still quite lucky कि मेरा third attempt में ही हो गया because a lot of people take a lot more attempts. So yeah, you have to keep at it. There is no other way. अभी तो हमने आपकी जो जर्नी रही उसके बारे में बात की, और बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी कह सकते हैं कि बिकॉज यू स्टार्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट एंड यू लैंडेड अप इन अ डिफरेंट पॉइंट, सो इट्स इम्पोर्टेंट। अब मैं थोड़ा सा आपकी सर्विसेज के बारे में बात करना चाहूंगी। इंडियन रेलवे एंड ट्रैफिक सर्विस, इसके बारे में आप हमें बताएं। थोड़ा अभी फ्लक्स में है, things are in flux. As you might have heard, there is IRM is coming. I think those who are giving this attempt would be very happy as there are 150 extra seats. तो फिल्म्स का कट ऑफ में शायद थोड़ी आसानी हो जाएगी. So basically there are 8 services within the Indian Railways. Indian Railways is such a large, it's an empire of its own. There are 8 services that are organized services. इनका recruitment UPSC के through होता है. 5 of these were engineering services and 3 are civil services. Within the civil services, there is Indian Railway Traffic Service. So traffic service has 2 basic job profiles. One is operations,
where we basically run the railways. The other is commercial, where we basically earn money for the railways. सो बेसिकली ऑपरेशन में क्या होता है, हम ट्रेन चलाते हैं, उसमें ट्रेन रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, वो पैसेंजर के इश्यूज हो, फ्रेट के इश्यूज हो, वो सब हम देखते हैं कि कौन सी ट्रेन कब चलेगी, कैसे चलेगी। तो उसमें जो पैसेंजर वाला पार्ट है वो तो टाइम टेबल के हिसाब से होता है, लेकिन जो गुड्स वाला पार्ट है उसमें हमें थोड़ा प्लानिंग करना पड़ता है कि गुड्स ट्रेन को कैसे चलाना है। और आजकल जोर इसी पे है कि हमारा फ्रेट मूवमेंट जो है वो कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आजकल रोडवेज आ चुका है, तो उससे बहुत सारा फ्रेट मूवमेंट रेलवे से हट के रोडवेज पे जा रहा है। तो हमारा टारगेट यही है कि जितना भी हो सके हम उसको वापस लाएं और हमारा जो शेयर इन लॉजिस्टिक्स है उसको बढ़ाया जाए। उसके अलावा देयर इज पैसेंजर मूवमेंट, वो तो आप सब जानते ही हैं कि आई थिंक हर व्यक्ति जो है भारत में रहता है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ट्रेन से ट्रैवल जरूर किया होगा, तो उसकी भी जिम्मेदार हम ही हैं। अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाती है तो आप हमें बोल सकते हैं कि ट्रेन लेट क्यों हो गई। तो ये एक हो गया ऑपरेशंस का पार्ट। उसके अलावा एक होता है कमर्शियल का पार्ट। अब कमर्शियल के पार्ट में क्या होता है, हम रेवेन्यू अर्न करते हैं, हम पैसा अर्न करते हैं रेलवेज के लिए। तो जैसे फेयर्स डिसाइड होते हैं, फेयर्स होते हैं, उसके अलावा जो स्टेशन प्रमाइसेस हैं, ये सब हम देखते हैं कि कौन से अमेनिटीज होने चाहिए स्टेशन में वगैरह वगैरह। तो ये दो बेसिक पार्ट्स जो हैं वो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस देखती है। उसके अलावा अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें भी हमें जाना पड़ता है। बिल्कुल, ये बेसिक जो है। अनन्या, इस सर्विसेज के बारे में आपने हमें बताया, आप यू आर अंडरगोइंग ट्रेनिंग, तो अगर ट्रेनिंग का किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में अगर वो एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ शेयर कर सके। बिल्कुल। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मसूरी से कॉल लेटर आता है। हाँ, तो ट्रेनिंग वहाँ शुरू होती है मसूरी में। आई हैड नॉट गॉन फॉर इट, आई हैड स्किप्ड द एफसी। मैं नहीं गया था एफसी में क्योंकि मैं एक और अटेम्प्ट देना चाहता था। उसके अलावा जो रेलवेज में आते हैं तो रेलवेज का एक अलग एफसी होता है, उसको रेलवे एफसी बोलते हैं। तो आई एम करंटली अंडरगोइंग दैट इटसेल्फ बिकॉज रेलवे इज सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स, देयर आर 8 डिपार्टमेंट्स। तो उन सब के बारे में हमें यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है, थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। उसके अलावा कॉमराडरी बिल्ड होती है। यहाँ पे जो वेरियस सर्विसेज हैं वो सब साथ में आते हैं, तो हमें पता चलता है कि दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, ताकि डिपार्टमेंटलिज्म जो है वो कम हो जाए। फिलहाल की जो ट्रेनिंग है वो काफी हेक्टिक है हमारी रेलवे की लाइफ काफी हेक्टिक होती है। यहाँ पे हमारा सुबह सुबह पीटी होता है, उसके अलावा 4:30 तक 3 क्लासेस होती हैं, बीच में लंच होता है। उसके बाद कुछ कल्चरल इवेंट्स होते हैं, कई बार डिनर्स हो जाते हैं जो शाम तक चलते हैं, रात तक चलते हैं। और वीकेंड्स पे हमारे जो हैं कई फील्ड विजिट्स होते हैं, ट्रिप्स होते हैं। जैसे हम इस वीकेंड भोपाल जा रहे हैं, वहाँ पे नया स्टेशन बना है, तो वो स्टेशन विजिट के लिए हम जा रहे हैं। उसके नेक्स्ट वीकेंड जो है हम लोग डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर देखने जा रहे हैं। तो द ट्रेनिंग इज वेरी एक्साइटिंग क्योंकि घूमने को बहुत मिलता है। उसके अलावा वी गेट अ ड्यूटी पास इन रेलवेज। It's a wonderful pass. It's a any station to any station pass. You can travel anywhere in India. जहाँ पे ट्रेन जाती है we can go there. Of course for official purpose only, but it's there. तो अभी तो wherever we go, you know, the travel is free. और we have excellent infrastructure of railways is just amazing. आप जहाँ जाओगे वहाँ पे स्टेशन होंगे, वहाँ पे आपके रहने के लिए गेस्ट हाउस होंगे, वहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे रेलवेज के, तो आप वो देख सकते हैं। तो ट्रेनिंग तो बहुत बहुत अच्छी फेज है, बहुत मजा आता है हमें। हाँ, बट थोड़ा हेक्टिक है, इट इज अ बिट हेक्टिक। बट रेलवेज की लाइफ भी हेक्टिक है। अगर आप IRTS में आते हैं, जैसे कि अगर आप IRMS में आते हैं, आपकी लाइफ थोड़ी हेक्टिक होगी, but that should not be a complaint problem because if you get into IAS and IPS also your life will be hectic. So civil services are hectic, yes, but there are some relaxed postings. You can go to commercial, उधर थोड़ा 9 to 5 हो जाता है। You can go on deputation and deputation is usually not that hectic. So yes, training is an excellent phase. बहुत अच्छा लगा। This is my room, as you can see. It's a very nice room. यहाँ पे TV है, it's my own room, it's a single room, AC है, बहुत comfortable room है, 3-star rooms हैं, very nice rooms. So railway infrastructure is very good. अनन्या, आप जिस तरीके से बता रहे थे अपनी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस, मुझे लगता है चमक है, और जो लाइफ चेंज है आफ्टर क्लियरिंग यूपीएससी एंड गेटिंग इनटू इंडियन रेलवे एंड ट्रैफिक सर्विसेज, दैट्स डिफरेंट। तो मैं इसी पे बात करना चाहूंगी कि जर्नी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट हाउ लाइफ चेंजेस आफ्टर क्लियरिंग एंड गेटिंग इनटू द सर्विस। See, so I am very fortunate that my parents are also civil servants. So I had seen कि क्या होता है, कैसे होता है. So I had no unrealistic expectations. दूर से चीजें जो हैं वो बहुत अलग लगती हैं, but reality is often very different.
दूर से लगता है कि इतनी ठाट बाट है, ये सर्विसेज मिलती हैं, ये स्टाफ मिल जाता है, ये घर मिल जाता है, which is true. But the reality is, जैसे घर मिलेगा, घर, you're so busy in your work, you will not really enjoy that house as much as your family would enjoy. Or like दूर से चीजें जो है ना, the grass is always greener on the other side. That's actually very true. हाँ, बट ये है कि प्राइड फील होता है थोड़ा, like this is my identity card and it has Ministry of Railways written on it. So it feels very nice when I wear this, बहुत proud feel होता है कि हाँ, I've earned this. And if you wear this somewhere, थोड़ा बहुत respect मिल जाता है. But again, we had gone to Statue of Unity and we were wearing these ID cards, and some people thought we had the staff there, and they were asking us for directions. So just stay humble, just stay humble. Your life will certainly change because you have entered a job, you've entered a service basically. So प्रोफेशनली आपकी जिंदगी एकदम बदल जाएगी. अब आप एस्पिरेंट होते हैं तो आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं. यहाँ पे आपकी नौकरी है, आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, आपको कपड़े जो है आपको देख के पहनने पड़ेंगे, क्लासेस में टाइम पे जाना पड़ेगा. तो और आपको पब्लिक ग्लेयर है आपके ऊपर, जो आम जनता है वो आपको देख रही है. तो यू कैन नॉट बी लैकलस्टर, यू कैन नॉट बी केयर फ्री. को ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीजों का, कि आपको हमेशा याद रखना है कि आप खुद जो है किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी मर्यादा बनी रहे. You have to keep that in mind. Now you're a civil servant, you're not as carefree as you were in aspirant phase. That is the biggest change. वेरी ब्यूटिफुली आंसर्ड. मैं आगे चलती हूँ और ये तो हमने बात कर ली सर्विसेज के बारे में. अब मैं थोड़ा सा डैफ पे बात करना चाहूंगी. किस तरीके से डैफ भरना है, सर्विसेज की क्या प्रेफरेंसेस होनी चाहिए, एंड वर यू ऑलवेज acquainted with the different services which UPSC offers? So this DAF is called the detailed application form. It is a rather lengthy document that has a lot of information. कई जानकारी जो है उसमें मांगी जाती है. जो पूरा डैफ होता है वो सिर्फ चेयरमैन के पास होता है. जो आपका बोर्ड बैठेगा यूपीएससी में, वो सिर्फ चेयरमैन के पास होगा. उसके अलावा एक 2 पेज की समरी होती है जो एंड में आती है, वो बाकी मेंबर्स के पास होती है. तो जो चीजें, जो हर शब्द उस 2 पेज की समरी में लिखा है, आपको उस पर प्रिपेयर करना है. जैसे कि मेरा नाम थोड़ा अलग है, तो मुझे उस नाम का मतलब पता होना चाहिए. और सिर्फ इतना ही नहीं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उस पर आप बातचीत कैसे करेंगे. कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो सवाल पूछते रह जाए, आप जवाब देते रह जाए और बहुत ही डल सा इंटरव्यू निकल जाए. तो आपको याद रखना है कि ये स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है. अगर आप पीडीएफ पढ़ेंगे उसमें लिखा है साफ, ये एग्जैक्ट शब्द लिखे हुए हैं. इट इज नॉट अ स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन, रादर इट इज अ कॉन्वर्सेशन. तो यू शुड आल्सो ट्रीट इट लाइक अ कॉन्वर्सेशन, नॉट एवरीथिंग इज क्वेश्चन आंसर. जैसे आपका नेम हो गया, आपका बर्थ प्लेस हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, आपका होम स्टेट हो गया. स्पेशली अगर आपका बर्थ प्लेस अलग है और होम स्टेट अलग है तो वो अलग क्यों है, आप कहाँ से होम स्टेट क्लेम कर रहे हैं. उसके अलावा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है. आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा. हो सकता है अगर आपके जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, अगर किसी बोर्ड मेंबर का भी वो सब्जेक्ट हुआ या उसमें वो रुचि रखते हो, तो उससे सवाल आ सकते हैं. हाँ, बट सवाल एकदम टेक्निकल नहीं आएंगे, सवाल थोड़े जनरलिस्ट से ही आएंगे. स्पेशली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपने ये पढ़ा है, बताओ कैसे यूज करोगे सिविल सर्विस में. स्पेशली और खासकर वो लोग जिन्होंने अपना ऑप्शनल चेंज किया है. ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट में फर्क है, तो आपको कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए उसके लिए. कुछ भी हो सकता है, बट आई वुड से जस्ट बी ऑनेस्ट. आप ये भी बोल सकते हो सर कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था, ये सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है, इसमें रुचि आई, ये ले लिया. तो आपको जो है, देखिए, झूठ मेरे ख्याल से तो वहां पे नहीं बोलना चाहिए. वो बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, वो पकड़ लेंगे. आप जितना सच बोलोगे, शायद मेरे ख्याल से उतना आपका अच्छा इंटरव्यू जाएगा. और उसके अलावा हॉबीज का सेक्शन है, आई थिंक सब पे उसी पे रुचि रखते हैं. तो हॉबीज में जो है, आई बिलीव 4 सेक्शन में बट चुके हैं. हॉबीज उतना स्ट्रेट नहीं रहे. उसमें एक सेक्शन है अचीवमेंट्स. तो वो देख लीजिएगा कि आपने कॉलेज लेवल या उसके ऊपर क्या अचीवमेंट्स की. स्कूल वगैरह का आप जो है वो मत लिखिएगा. और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका रोल क्या था उन अचीवमेंट से, आपने उनसे क्या सीखा. ऐसे आप क्वेश्चंस बना सकते हैं. हर जो टॉपिक पे आप लिखेंगे उस पे आप जो है 10-15 क्वेश्चंस बना लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ बैठ के, अच्छे दोस्त जो प्रिपेयर कर रहे हो उनके साथ बैठ के इनको डिस्कस कीजिए. और नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस, रोज की बातचीत में अगर आप इनको लाएंगे
तो जो है आप बेटर प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि वो जो बोर्ड है वो भी कुछ खास एक्सपर्ट नहीं है, कुछ प्रिपेयर करके आया नहीं है, आपका ड्राफ्ट उनको 2-3 मिनट पहले ही मिलता है। तो जो क्वेश्चंस उनके मन में आ रहे होंगे वो क्वेश्चंस आप भी सोच के बना सकते हैं। हाँ, बट ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चंस प्रिपेयर लगने लग जाए। कॉन्वर्सेशन जो है वो मेंटेन करनी है। उसके अलावा हॉबीज है। अब देखिए, हॉबीज ऐसी आपको चूज करनी है कि जो बोर्ड में उन पे बातचीत हो सके। ऐसी चीजें तो मत लिखिए जो आपने नहीं की है क्योंकि फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें लिखिए जो आप जेन्युइन रुचि रखते हैं, जो आप कर चुके हैं। और अगर आप ऐसी चीजें लिखेंगे तो आपको मजा भी आएगा उन पर बात करने में, और दिखेगा आपके चेहरे पे कि हाँ, अगर इसने लिखा है, सच लिखा है और उसको मजा आ रहा है ये चीज करने में। तो थोड़ा मुझे लगता है कि उनको थोड़ा डायनेमिक प्रोफाइल चाहिए, शायद ऐसा हो सकता है। तो अगर आपकी कोई यूनिक हॉबी है, कोई अच्छी हॉबी है, या कोई चीज आप बहुत अच्छे से करते हैं, तो उसको जरूर लिखिए। उसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप स्पोर्ट्स के बारे में जरूर बताइए। स्पोर्ट्स वो काफी एनकरेज करते हैं, क्योंकि उनको देखिए, उनको चाहिए ऑलराउंडर। दिस सिविल सर्विस इज अ जनरल सर्विस, so they want people, who are physically fit as well. They want people, who play some sports. They are people who can conduct themselves well. The whole interview is this: how well can you conduct yourself? And the most important thing is presence of mind. Because no matter how much you prepare, some or the other questions will be bouncers, and how you deal with them will probably decide your marks. तो डाफ प्रिपरेशन इज मोस्टली दिस: पहले डाफ को बहुत ध्यान से भरिए, आराम से पूछ पूछ के भरिए। दोस्तों से पूछिए, पेरेंट्स से पूछिए, अगर आप किसी को जानते हैं जो पहले सरकारी नौकरी कर रहा है, उनसे पूछिए। और भर लेने के बाद उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। खासकर जो जोन एलोकेशन है उसमें चेंजेस आ गए हैं, 5 जोन्स हो गए हैं। जो नई कार्डो पॉलिसी है 2017 से आई है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ जो कैट जजमेंट आई है, जो वेस्ट बंगाल वालों ने केस फाइल किया था, उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि अच्छे से आपको पता रहे कि क्या है, कैसे भरना है। एक उसमें जोन 5, जो यूजुअली जोन 5 रखते हैं, वो वेस्ट बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट वाला है। उसमें सिक्किम पे आप गैम्बल लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ताकि वेस्ट बंगाल नहीं बोले। तो यू कैन सी कि वो कैसे, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कैसे भरना है। वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। और अच्छे से पॉलिसी पढ़ लीजिएगा। होम स्टेट जो है, अगर आप जोन 1 फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रखने हैं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा लाइफ में। वो देख लीजिएगा कि जोन आपको होम स्टेट चाहिए कि नहीं चाहिए। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होम स्टेट क्या रखना है। बिकॉज दिस इज सिविल सर्विसेज, यू आर गोइंग टू बी अ ग्रुप ए और अ all India service officer. So whatever you fill there will be taken as it is. They will not ask you questions on why this is your home state or. So आपको होम स्टेट क्या भरना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कहीं और पैदा हुए हो, कहीं और से पढ़ाई की है, कहीं और से पसंद करते हो, वो भी देख लीजिएगा। ये सारी चीजें हैं आपको जो डाफ में भरनी है। अनन्या, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दिए। मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी, क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यू अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और हमेशा याद भी रहता है। तो क्या आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस से कोई ऐसा वाकया जो आप हमेशा याद रखेंगे? देखिए, मेरा जो मेरा था इंटरव्यू, वो तो काफी अलग इंटरव्यू था। मेरे मेरे 182 नंबर आए थे। 3200 का बोर्ड था, और कोविड के जस्ट पहले था। तो पहले तो 13th फ्राइडे को था, तो फ्राइडे द 13th को वैसे ही बहुत अनलकी मानते हैं कुछ लोग, बट मेरे लिए तो काफी मेरे लिए तो काफी लकी था। तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो इन। हमें पता चल गया था कि 3200 का बोर्ड है, पता चल जाता है यूजुअली। और मैं अंदर गया एंड देखा कि मैंने गुड आफ्टरनून बोला सर को, गुड आफ्टरनून बाकी पैनल मेंबर्स को बोला, और मैं चेयर के पास जाके खड़ा हो गया। और देखा जो है, सर पहला क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई आर यू विशिंग अस गुड आफ्टरनून? And I don't think anybody has prepared for this question. Why are you wishing us good afternoon? So it was a very jarring thing. So I think I handled it well. मैंने बोला, sir, I'm here for the civil service interview, and I respect you, which is why I'm wishing you good afternoon. Then sir asked me, अच्छा, is this what they are teaching in coaching classes? What else are they teaching in coaching classes? So I said, sir यही बता रहे हैं सर कि पहले आइए, आपको गुड आफ्टरनून बोलिए, बाकी सब पैनल मेंबर को गुड आफ्टरनून बोलिए, देख के स्माइल कीजिए। सर बोलते और क्या बता रहे हैं? तो मैंने बोला, सर फिर आप बैठने को बोलेंगे सर, कि आप स्टिल स्टैंडिंग। फिर सर बोलते हैं कि व्हाट इफ आई डोंट लेट यू सिट डाउन? तो फिर उस सेकंड मैं भी थोड़ा ऐसे डायरेक्ट खड़ा हो गया, हाथ पीछे कर लिया और बोला, सर देन आई विल स्टैंड। फिर उस टाइम पे पियून आता है, और पियून जो है सर डांटते हैं उसको, और चेयर एकदम पीछे करा देते हैं। मे बी कोविड का टाइम था तो इसीलिए चेयर काफी पीछे करा दी गई। एंड देन सर लेट मी सिट डाउन। एंड देन सर आस्किंग, तुम हमेशा पूछ के बैठते हो? मैं बोला, यस सर।
तो फिर सर बोलते हैं कि तुम क्यों पूछ के बैठते हो सर? तो फिर मैंने बोला कि सर किसी के ऑफिस में अगर जाते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए सर, बिना पूछे जो है नहीं बैठ सकते, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। तो फिर सर बोलते हैं कि अगर तुम किसी क्लर्क के ऑफिस जाते हो, बिजली का बिल भरने जाते हो, तब भी तुम पूछ के बैठोगे? मैं बोला यस सर। तो सर बोलते हैं अगर वो नहीं बैठने दे तो मैं बोला सर देन आई विल नॉट सिट डाउन। सर पूछते हैं कि क्यों नहीं बैठोगे? तो मैंने बोला सर कि किसी के ऑफिस जाते हो सर तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो पियून हो या कोई भी हो, यू कैन नॉट सिट डाउन लाइक दिस। तो बस सर ने इतना ही पूछा, देन सर डिड नॉट आस्क एनीथिंग, देन अदर टॉपिक्स कंटिन्यू। Then at the end of the interview, Sir Basti sir came back and he just asked one question. He showed me my photo and says, "Is this you?" I said, "Yes, sir." And I had a glass of water in my hand. So a bottle of water, sorry. And I was getting up. I started keeping the bottle back, and the sir made a joke that you don't need to take permission to keep the bottle. You know, you can take the bottle. And he made a joke about it. So this was a very unique aspect about my interview. डेफिनेटली वेरी यूनिक और बहुत ही Very, इंटरेस्टिंग। very. और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को समझ में भी आएगा कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो यू हैव टू आंसर एंड बी योरसेल्फ, जैसे आपने बताया। I think it shows my personality that I'm a very humble and a very straightforward person, and I gave exactly those answers. So I would say, you know, you should do that itself. Absolutely. Ananya, we had a very great time talking to you about your journey, about your experiences, about the services you are into. हम सेशन के एंड में हैं, आप कुछ फाइनल टिप्स देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को जो इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे? बिल्कुल। सिविल सर्विसेज देखिए आसान नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। कुछ लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देते हैं, बट मे बी उनका 1 साल की प्रिपरेशन नहीं थी। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी 1 साल की प्रिपरेशन रही है। तो मेरी एडवाइस यही होगी, अगर आप देना चाहते हो तो आपका मोटिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप सिविल सर्विस एग्जाम क्यों देना चाहते हो। कि यही वो चीज है, जब आप हताश हो जाओगे, हर 10-15 दिन में लगता है यार इतना टफ एग्जाम है कैसे निकलेगा, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेट करेगी? तो मैंने क्या किया हुआ था कि मैंने एक जो सरकार का एम्ब्लेम होता है वो मैंने दीवार पे चिपका रखा था, और मैं रोज सोचता था कि हाँ आज ये एम्ब्लेम को मैं देख रहा हूँ, एक दिन ये एम्ब्लेम मेरे पीछे होगा एक बोर्ड पे कि मैं भी एक ऑफिसर हूँ। तो ये मेरा मोटिवेशन था, ये मुझे डेली मोटिवेट रखता था। तो यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाई यू वांट टू प्रिपेयर, एंड सेकंड थिंग इज हाउ यू वांट टू प्रिपेयर। फॉर दिस मैं बोलूंगा कि आपके पास कुछ टाइमलाइन होनी चाहिए, कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, आपके कुछ गोल्स होने चाहिए, एंड यू मस्ट मीट दोज गोल्स। अगर आप वो गोल मीट नहीं कर रहे हो, देन यू मस्ट गो बैक टू द प्लानिंग फेज एंड फिगर आउट कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ पे मुझे बढ़ाना है। क्योंकि देखिए एग्जाम का डेट तो वही रहने वाला है, यू नो द एग्जाम इज फिक्स्ड एंड द एग्जाम इज सेम फॉर एवरीबॉडी। तो ऐसा क्या है जो वो टॉपर्स जो है पहले कर रहे थे, है ना, उनसे सीख के हमें वही चीजें इनकॉर्पोरेट करनी है। हाँ, और जो हमें लगे, जो लगे ठीक रहे, जो इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, और ये मेहनत करते रहिए, यू नो भगवान पे विश्वास रखिए और पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलिए। और याद रखिए कि एग्जाम ही है, अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं भी हुआ तो आप यू नो कोई बहुत बड़ा लॉस जो है आपका नहीं होगा। ये प्रिपरेशन इतनी अच्छी है कि आप कहीं ना कुछ बहुत बढ़िया कर लेंगे। ये मान के चलिए, पॉजिटिव रहिए और लगे रहिए। Thank you so much, Ananya, for joining us in this interview session, talking to us about different aspects of the journey preparation. The entire team wishes you good health, good luck. Thank you.